हाँ जी, देखो आपके पास अभी टाइम है अर्घदीप। हाँ हाँ अर्घदीप, आपके पास अभी टाइम है, तो आप अभी उन चीज़ों में मत उलझ लो। आईसीएसई के अंदर पहले चीज़ें कुछ जो बेसिक है ना वो तैयार करो आप। पहले बेसिक क्या है, एनसीईआरटी। अगर हम एनसीईआरटी बेसिक पे कमांड नहीं कर पा रहे हैं तो आईसीएसई थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा आपको। और ऐसा नहीं है कि आईसीएसई मेरे पास नहीं है, मेरे पास रखी हुई है आईसीएसई की सॉफ्ट कॉपी भी है, हार्ड कॉपी भी है, मैं करा भी दूंगा यहाँ पे क्लास के अंदर। लेकिन पहले उससे पहले क्या है ना, आपको एनसीईआरटी आनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा सा लेवल अप होता है उसका। अगर एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही है तो आईसीएसई में फंस जाओगे। इसलिए तो पहला जो सबसे पहला स्टेप है ना, जैसे जो जिनके पास टाइम काफी सारा है उनके लिए बोल रहा हूँ, उनके लिए पहला स्टेप एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से कहानी शुरुआत करो जिनके पास टाइम है। जिनके पास टाइम नहीं है उनको तो भाई जंग में उतरना ही है, लेकिन जिनके पास टाइम है वो एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। चीजें क्या है ना, सेट होना स्टार्ट हो जाएंगी आपके माइंड में। अब आते हैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर है मूल ढांचा। मूल ढांचा क्या बोलता है कि भाई हमारी कंट्री सेकुलर कंट्री है, और कंट्री सेकुलर है तो उसका नेचर सेकुलर चेंज नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट थे वो चेंज नहीं होना चाहिए ना, वो सारी चीजें जो हम लोग समझते हैं कि हाँ ये तो है ही है कंट्री के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए इमरजेंसी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, सॉरी इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी, ठीक है ना, इमरजेंसी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। इमरजेंसी यानी किस तरीके से हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए, क्योंकि स्टार्टिंग में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। स्टार्टिंग इन द सेंस जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब ऐसा कुछ था नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा या फिर मूल ढांचा क्या चीज़ है, कोई चीज़ नहीं थी। ये धीमे धीमे इवॉल्व हुआ। इवॉल्व इन द सेंस कोर्ट ने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया। कोर्ट का नाम जब मैं बोलता हूँ तो मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली। तो यहाँ पे देखिए, द क्वेश्चन वेदर फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 केम फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद इन अ ईयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमिंग इनटू फोर्स। कहने वाली बात क्या बताना चाह रहा है ये, कि जैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया, कब आया, 1950 में। 1950 के एक साल के अंदर ही ये बात सोची जाने लग गई कि क्या फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, यानी अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और अमेंड भी कैसे, आर्टिकल 368 के थ्रू। और 368 क्या बताता है हम लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की पावर देता है ये आर्टिकल 368। फिर जब ये सोचा गया कि यार फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं तो हम कितना चेंज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट, ये भी एक चीज थी सोचने वाली। फंडामेंटल राइट हो गए, डीपीएसपीस हो गए, तो एक तो चेंज करना और दूसरा बात कितना चेंज कर सकते हैं। जैसे मतलब ये कुछ इस तरीके से कि भाई पापा के सामने गुस्सा दिखाना, पहली बात तो दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते गुस्सा, और अगर दिखा सकते हैं तो फिर कितना, ये दो चीजें, वो चीजों की बात यहाँ पे उठने लग गई। तो यहाँ पे देखिए, इन द शंकरी प्रसाद केस, अगेन याद रखना है, शंकरी प्रसाद केस 1951, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 which curtailed the right to property was challenged। यहाँ पे सबसे पहले क्या किस बात को चैलेंज किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को जो कर्टेल किया गया। कर्टेल किया गया मतलब, कर्टेल मतलब, हाँ जी बताओ। अरे कर्टेल मीनिंग तो आनी चाहिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, कहाँ गए, मतलब बच्चे क्या मतलब बड़े लोग बताओ। अरे हमारा टॉपर, अबॉलिश, खत्म कर देना, कर्टेल यानी खत्म कर देना किसी चीज को, है ना। ये देखो किसी को अबॉलिश लिखोगे तो उतना फीलिंग अच्छी नहीं आएगी। कर्टेल लिखो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जब भी कोई काटना है ना, डिलीट कर दिया, काट दिया, बिल्कुल ही, है ना। तो ये कर्टेल किया गया राइट टू प्रॉपर्टी वाले को, उसको चैलेंज किया गया यहाँ पे कि क्यों नहीं मिलेगा ये वाला राइट, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, शंकरी प्रसाद केस है 1951 में, प्रॉपर्टी को लेके उठ गया था ये वाली बात। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑल्सो इंक्लूड द पावर ऑफ अमेंड फंडामेंटल राइट। और इसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 1951 में शंकरी प्रसाद केस में बोला गया कि पार्लियामेंट का पावर है अमेंड करने की, और वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, ठीक है। अब देखो कैसे इसके पास पावर आती है अमेंड करने की। तो इसमें बोला गया है कि देखो कोई भी राइट है वो लॉ ही तो है, और बोला गया है द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड ओनली ऑर्डिनरी लॉज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केस या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ। Therefore, the Parliament
can abridge or take away any of the fundamental right by enacting a constitutional amendment act, such a law will not be void under Article 13. अब इसको एक बार दोबारा समझ लो आप लोग। अगर आपने आर्टिकल 12 और 13 ढंग से पढ़ा हो, जैसे कि मैंने पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था? फंडामेंटल राइट्स के अंदर। याद आ रहा है कुछ? अगर आपने नहीं पढ़ा, याद नहीं आ रहा है, तो पहले एक बार फंडामेंटल राइट पढ़ लीजिएगा आप लोग, आर्टिकल 12 और 13, ठीक है, दोनों में पढ़िएगा आप क्या बोल रहा है। तो 13 में क्या बोला गया है? लॉ। लॉ बोला गया है कि कोई भी ऑर्डिनरी लॉ जो होगा उसको अमेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसे भी मान लो कि जो भी फंडामेंटल राइट हैं उनको भी अमेंड करने की पावर होती है। किसके पास पावर होगी? पार्लियामेंट के पास। ये किस में बोला गया? पहला जो शंकरी प्रसाद केस था उसमें बोल दिया गया। आगे आएंगे हम लोग, जब आगे बढ़ेंगे तो एक गोलकनाथ केस आएगा, ठीक है, और फिर इसके बाद जो अगला केस आएगा वो आएगा केशवानंद भारती केस। इन 3 केसों में मिलाकर ये बात डिसाइड हो जाएगी कि हाँ, नो डाउट पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने की पावर है, लेकिन वो अमेंडमेंट कैसा होना चाहिए? कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि कंट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो जाए, और यहीं से वो बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा होगा। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया? शंकरी प्रसाद केस 1951, और बोला गया कि चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। दूसरा, बट इन द गोलकनाथ केस 1967 द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स इट्स अर्लियर स्टैंड इन दैट केसेस, मतलब इस केस में ये बोला गया द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 which inserted certain states act in the 9th schedule was challenged। अब एक चीज क्या थी, जैसे स्केड्यूल्स है हमारे पास बहुत सारी, उसमें से 9th स्केड्यूल जो है, कितनी स्केड्यूल है बता दो? जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तब 8 थी, फिर अभी कितनी है? 12 है, ठीक है। उसमें से जो 9th स्केड्यूल है ना, तो 9th स्केड्यूल में ये बोला गया कि जो भी सब्जेक्ट या फिर जो भी टॉपिक 9th स्केड्यूल में लिखा होगा ना, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। चैलेंज नहीं कर सकते का मतलब ये है कि उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी कोर्ट दोबारा से उसको ओपन करके ये नहीं बोलेगा कि ये सही है गलत है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जिस चीज को भी उनको बोलना है कि भाई रिव्यू ना हो, उसको उन्होंने कहाँ पे डालना स्टार्ट कर दिया? 9th स्केड्यूल में। तो उसके लिए बोला गया द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द फंडामेंटल राइट आर गिवन अ transitional and immutable position and hence the parliament cannot abridge or take away any of these right। तो उन्होंने बोला कि देखो फंडामेंटल राइट क्या है? मेन है, इम्यूनिटेबल है, मतलब इसको छीन नहीं सकते हो आप, और छीन नहीं सकते हो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट कुछ भी कर ले, फंडामेंटल राइट तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी 9th शेड्यूल में भी इसको नहीं डाल सकते हो। A constitutional amendment act is also a law within the meaning of Article 13 and hence would be void for violating any of the fundamental right। आगे इसमें क्या बोल दिया गया कि देखो आर्टिकल 13 भी क्या था? अपने आप में फंडामेंटल राइट था। इन्होंने बोला देखो फंडामेंटल राइट होता है आर्टिकल 13, यानी उसमें लिखा हुआ है लॉ, लॉ को आप अमेंडमेंट नहीं करोगे। तो इस तरीके से बात ये बोली जा रही है कि अगर कोई भी वायलेशन करता है फंडामेंटल राइट का, और फंडामेंटल राइट मतलब जो लिखे हुए कहां से कहां तक थे? हाँ जी, कौन से नंबर से कौन से नंबर था फंडामेंटल राइट? 12 से 35, 36, और सोच लो 12 से 32, 32 तो था कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, भाई वही तो आखिरी था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी तक था 35 तक। अच्छा, मेरे को लगा अभी क्लियर हो गया। और बता दो भाई, और बताओ, मतलब पढ़ नहीं रहे हो? 12 to 35, आर्टिकल 12 से 35 ठीक है, और बताओ। थर्टी फाइव तो हो गया, 12 में क्या था, 35 में क्या था, बताओ जरा एक बार। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, और 13 में? ठीक है, 35 में? हाँ तो ठीक है, फिर इसमें कंफ्यूज क्यों जाते हो? 32 में तो क्या था?
हाँ 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 था। तो अरे उसका भाई, 32 रिमेनिंग्स। किसी को भी पक्का विश्वास नहीं था, मैंने 32 बचा, 32 बोलने लग गया था, 36 भी शायद कोई बोल गया था बीच में। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल एमिनिटीज वाला, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये याद रखो है ना, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, कोई कितना ही बोले तो ऐसे घबरा के चेंज नहीं करना है अपने मतलब आंसर जो है वो है, बदलना नहीं है। ठीक है, 12 to 35 ये हमारा फंडामेंटल राइट था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा तो उसे हम लोग क्या मान लेंगे, वॉइड मान लेंगे। वॉइड समझते हो आप, वॉइड मतलब वो नल है, जीरो माना जाएगा। आगे देखो, द पार्लियामेंट रिएक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द गोलकनाथ केस 1967 बाय इनेक्टिंग द 24th अमेंडमेंट एक्ट। दिस एक्ट अमेंड आर्टिकल 13 एंड 368। तो इन्होंने क्या किया, जो वहां पे लॉ लिखा हुआ था ना, लॉ, उनकी डेफिनेशन के अंदर ही चेंज करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि ये लोग वही सोच रहे थे ना कि क्या करें क्या नहीं करें। तो इन्होंने क्या कर दिया, 24th अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 13 और 368 में चेंजेस कर दिए। ठीक है, हालांकि इसकी लंबी कहानी है, मैं कहानियां भी सुनाऊंगा आपको, एक बार बस थ्योरी पढ़ लो एक बार, जब हम दोबारा एक बार रिवीजन कराएंगे ना आपको, तब बताऊंगा सारी की सारी चीजें, कहानी पहले बता दूंगा फिर दोबारा से। तो हुआ क्या था, गवर्नमेंट क्या सोच रही थी कि यार आर्टिकल में ही अमेंडमेंट करके कुछ कर लिया जाए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 13 में चेंज कर दिया और 368 में चेंज कर दिया। अल्टीमेटली ये बोला था कि भैया ये फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकते हैं, ये लिख दो, ये भी लॉ होता है, और उधर लिख दिया कि हाँ 368 में लिख दिया कि हाँ भैया फंडामेंटल राइट को भी चेंज किया जा सकता है इसी एक्ट के थ्रू, और वो क्या माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाएगा। इस तरीके से फालतू फालतू के बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो यहाँ पे देखो, इट डिक्लेयर्ड दैट द पार्लियामेंट हैज द पावर, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि भाई इसमें डिक्लेयर किया गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368। एंड 368 में क्या लिख दिया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कोई सा फंडामेंटल राइट छीन सकते हैं, यानी वापस ले सकता है। और 13 में क्या चेंज करा, एंड सच एक्ट विल नॉट बी अ लॉ अंडर द मीटिंग ऑफ आर्टिकल 13, और बोला कि ऐसी चीज जो अमेंडमेंट की जाएगी वो लॉ नहीं मानी जाएगी। क्योंकि क्या बोल रहे थे, लॉ तो फंडामेंटल राइट था, अगर लॉ मान लिया तो वो हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा फंडामेंटल राइट से। तो उन्होंने बोला कि इस तरह से जो चेंज किया जाएगा वो क्या नहीं माना जाएगा, वो लॉ नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपने आप को बचा रही थी दोनों तरीके से। पहली बात क्या कि आर्टिकल 368 से हम लोग फंडामेंटल राइट में चेंज भी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इसको लॉ नहीं माना जाएगा। बात समझ रहे हो आप कि अभी ये कैसे चेंज किया रहे हैं, ये बचकाने चेंजेस किए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने बड़ा सोच के किया होगा, वो तो हम आज सोच रहे हैं कि बचकाना है, लेकिन उस जमाने में तो बहुत बड़ी चीज लेके आए थे ये लोग कि भाई ऐसा कर देते हैं चेंजेस के अंदर, और उन्होंने कर भी दिया। तब भी काम नहीं चला, मामला कहां फंस गया, केशवानंद भारती केस में। और ये एक साधु थे, कोई फोटो वोटो देख लेना आप लोग, एक बाबा जी है, और ये अड़ गए, बोले नहीं आओ कुछ करते हैं। तो केशवानंद भारती केस सबसे महान केस, सबसे बड़ा केस अभी तक का है ना, ऐसे बड़ा अभी तक नहीं हुआ। तो केशवानंद भारती केस 1973 द सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड इट्स जजमेंट इन द गोलकनाथ केस। 1967 में जो गोलकनाथ केस दिया था उसके ऊपर इन्होंने ये वाला रूल इंप्लीमेंट किया। इट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 एंड स्टेटेड दैट, ये याद करना कि क्या बोला गया इसमें, स्टेटेड दैट पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। इन्होंने बोल दिया कि हाँ पार्लियामेंट के पास पावर है, वो कोई सा भी फंडामेंटल राइट ले सकते हैं। एट द सेम टाइम इट ले डाउन अ न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, खिलाड़ी है ना, बहुत बड़ा खिलाड़ी। उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई बिल्कुल बात सही है, पार्लियामेंट तो तुम कर सकते हो, चेंज कर लो, लेकिन, और जहां पर भी बट लगा दे कि लेकिन मतलब समझ लो कि अब कुछ भी नहीं कर पाएगा वो। साथ में क्या बोल दिया कि चेंज ऐसा भी मत कर देना कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कहां लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। कौन बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा। तो कहने वाली बात क्या हुई, पार्लियामेंट द्वारा किससे फंस गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने फंस गया। समझ में आ रही है मेरी, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर कहीं लिखा ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं, कोई बुक उसमें लिखा नहीं। किसने लिखा है, किसने बोला, ये सुप्रीम कोर्ट ने। तो कौन बताएगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये बताएगा सुप्रीम कोर्ट। यानी कहने वाली बात यह है कि जो पार्लियामेंट सोच रही थी कि हमारे पास सारे के सारे पावर आ गए, हम चाहें जिसको चेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोलता कर दिया, कर दो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये कौन बताएगा, सुप्रीम कोर्ट। मेरी बात समझ में आ गई, हाँ जी, यहां तक समझ में आ रहा है। अरे हाँ और ना तो बोल दिया करो।
ठीक है, आगे देखिए। इट रूल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट एनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। और ये बोल दिया गया कि आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट को ये पावर नहीं मिलेगी कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर कर दे, यानी उल्टा कर दे, यानी बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस मीन्स दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रेज और टेक अवे अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए पार्लियामेंट उन फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती है जो कंट्री के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट प्ले करते हैं या रोल प्ले करते हैं। यानी घुमा फिरा की बात वही है कि पार्लियामेंट चेंज तो कर सकती है, लेकिन ऐसा भी चेंज नहीं कर सकती है जिससे बेसिक स्ट्रक्चर या फिर फंडामेंटल राइट खत्म ही हो जाए। ऐसा काम करने की पावर इसके पास नहीं होगी। और कौन देख लेगा इस चीज को? सुप्रीम कोर्ट। द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was reaffirmed and applied by the Supreme Court in the Indira Nehru Gandhi case 1975. In this case, the Supreme Court invalidated a provision of the 39th Amendment Act 1975 which kept the election dispute involving the Prime Minister and the Speaker of the Lok Sabha outside the jurisdiction of all courts. The court said that this provision was beyond the amending power of Parliament as it affects the basic structure of the Constitution. कहने का मतलब ये हुआ, एक बड़ा केस हुआ। क्या केस हुआ? डिस्प्यूट हो गया प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा के बीच में, और इसे बोला गया कि ये जो डिस्प्यूट हुआ है ना, ये कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर की बात है। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी या फिर ये जो अमेंडमेंट करने की पावर है पार्लियामेंट के पास, वो किसी को अफेक्ट कर रही है? बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रही है। और क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर की बात आ गई है तो अपने आप ही सुप्रीम कोर्ट का रोल यहाँ पे बन जाता है और वो यहाँ पे चीज़ों को देखेगा। यानी कहने वाली बात, एक बड़ी सी बात आप ध्यान रख लो कि आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके के मामले को देख सकता है, यानी रिव्यू कर सकता है। उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी इशू हो, चाहे वो उसके अंडर में आता है या नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट अगर सोच ले तो वो अपने अंडर में उसको ले सकता है और उस पर डिसीजन दे सकता है। हर एक चीज का जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। सिंपल सा क्या समझना है हम लोगों को कि हर एक चीज का, चाहे पार्लियामेंट ने की हुई है, पार्लियामेंट ने नहीं की हुई है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो कहीं कोई पूछे कि किन किन चीजों का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, हर चीज का जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। क्योंकि जहां पर भी नहीं हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि ये किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर वो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों का जुडिशियल रिव्यू संभव है और किसका नहीं। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होगी कि इसका है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, लेकिन फाइनल हमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। आगे देखिए, अगेन द पार्लियामेंट रिएक्टेड to this judicially innovated doctrine of basic structure by enacting the 42nd Amendment Act. This act amended Article 368 and declared that there is no limitation on the constituent power of Parliament and no amendment can be questioned in any court on any ground including that of the contravention of any of the fundamental right. अब देखो, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर बढ़ा ली तो पार्लियामेंट ने सोचा यार ये तो गलत बात है, अपनी पावर कम हो रही है। तो अपनी पावर कम हो रही है ना, इस चीज को ध्यान देना, ये पावर कम हो रही थी ना पार्लियामेंट की, उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया और उसमें लिख दिया कि पार्लियामेंट कोई भी चेंज कर सकती है, लेकिन कोई भी कोर्ट उसको नहीं देखेगा। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी खारिज कर दिया। लेकिन ये ध्यान रखना कि बहुत सारे अटेम्प्ट ऐसे किए गए जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम किया जाए, बट वो कर नहीं पाए। ये जो मैंने हाईलाइट किया है, इसको आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके से पार्लियामेंट ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए ये चेंज किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कैसे करेगा काउंटर इसको, यहाँ पे देखो नीचे, हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इन द मिनर्वा मिल केस, अगला है मिनर्वा मिल केस 1980, invalidated this provision as it excluded judicial review, which is a basic structure of the Constitution. Applying the doctrine of basic structure with respect to Article 368, the court held that, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जो ओवर पार्लियामेंट ने किया ना ये सब कुछ कि जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है, कोई भी फंडामेंटल राइट को अगर अमेंड कर दिया है पार्लियामेंट ने तो कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा, इनफैक्ट कोर्ट भी इंटरफियर नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि भैया नहीं,
ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू करना ये भी अपने आप में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब उसने जुडिशियल रिव्यू की बात को ही क्या बोल दिया, बेसिक स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे ये रहा जुडिशियल रिव्यू विच इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो किसी भी रूल किसी भी एक्ट को क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। और रिव्यू कर सकता है तो मतलब अगेन कौन सुप्रीम बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट। आगे सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बोला वो देखिए। सुप्रीम कोर्ट बोलता है द कोर्ट हेल्ड दैट द सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैड कन्फर्ड अ लिमिटेड अमेंडिंग पावर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आप लिमिटेड पावर ही यूज कर सकते हो अमेंडमेंट करने की, लिमिटेड अमेंडमेंट कर सकते हो ऑन द पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट कैन नॉट अंडर द एक्सरसाइज ऑफ दैट लिमिटेड पावर एनलार्ज दैट वेरी पावर इनटू एन एब्सोल्यूट पावर। कहने का वाली बात यह है कि देखो पार्लियामेंट के पास चेंज करने की छोटी सी पावर है, उसको एनलार्ज नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है, और उसको अपनी एब्सोल्यूट पावर भी नहीं माननी है कि हमारे पास एब्सोल्यूट पावर है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो एब्सोल्यूट पावर भी नहीं है और एनलार्ज भी नहीं करना है उस चीज को। Indeed, a limited amending power is one of the basic structure of constitution and therefore the limitation on that power cannot be destroyed. In other words, Parliament cannot under Article 368 expand its amending power so as to acquire for itself the right to repeal or abrogate the constitution or to destroy its, मैं पूरा पढ़ता हूँ फिर आपको समझाऊंगा, डिस्ट्रॉय इट बेसिक फीचर। कहने वाली बात समझ में आई गई होगी आपको, नहीं समझ में आई तो बता देता हूँ कि पावर तो है पार्लियामेंट के पास, लेकिन ध्यान ही रखना है उसके ऊपर लिमिटेशन है, और पार्लियामेंट कभी भी इतने ज़्यादा अमेंडमेंट या फिर इतना बड़ा अमेंडमेंट ना कर दे आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कि जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक फीचर या तो रिपील हो रहा हो या फिर वो चेंज हो रहा हो या डिस्ट्रॉय हो रहा हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो कौन इंटरफेयर कर देगा, सुप्रीम कोर्ट। यानी कुल मिलाकर पार्लियामेंट के अमेंड करने की पावर को यहाँ पे लिमिट कर दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी अमेंडमेंट करने की। क्लियर? हाँ जी, बात समझ में आ रही है या फिर घूम गए हो पूरी तरीके से? अगर घूम भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रीडिंग करोगे आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। द डनी ऑफ अ लिमिटेड पावर कैन नॉट बाई द एक्सरसाइज ऑफ दैट पावर कन्वर्ट द लिमिटेड पावर इनटू अनलिमिटेड पावर। ये बोलते हैं कि ये जो सब कुछ किया हुआ है ना, वो सब कुछ किससे कर रहे हो आप, लिमिटेड पावर से कर रहे हो। और मतलब लिमिटेड पावर मतलब अमेंडमेंट करने की पावर ही लिमिटेड है पार्लियामेंट के पास। जब अमेंडमेंट करने की पावर ही लिमिटेड है अपने आप में, तो उस लिमिटेड पावर से आप अनलिमिटेड काम नहीं कर सकते हो। और अनलिमिटेड काम क्या है, ऐसा चेंज कर देना कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए। तो उसने बोल दिया कि जो चेंज करने की पावर है वो अपने आप में लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड पावर से आपको अनलिमिटेड काम नहीं करना है। अगेन इन द बामन राव केस 1981 द सुप्रीम कोर्ट adhered to the doctrine of the basic structure and further clarified that it would apply to constitutional amendment enacted after April 24, 1973, the date of the judgment in the case Anand Bharti case। यानी कहने वाली बात यह है, बामन राव केस जो 1981 में हुआ उसमें ये बोल दिया गया और ये डॉक्ट्रिन इस्टेब्लिश कर दी गई, यानी ये कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश कर दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है और बेसिक स्ट्रक्चर उन सभी बातों पर अप्लाई होगा जो भी डिसीजन या अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1973 यानी 1973 के बाद किए गए होंगे। और ये डेट कौन सी डेट है, ये डेट वो डेट है जिस दिन केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था। और इसमें 13 जजेस थे, ध्यान रखिएगा केशवानंद भारती केस में 13 जजेस, 7-6 से डिसीजन आया था। मतलब 7 लोगों ने एक बात बोली और 6 लोगों ने अलग बात बोली, तो 7 लोगों ने जो बात बोली वो मानी गई। यानी बेसिकली इन्होंने क्या बोला होगा कि हाँ भैया बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये बात, तो बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात 7 जजेस के थ्रू अप्रूवल मिली, 6 लोग उसके अगेंस्ट भी थे, लेकिन वही है मेजोरिटी किसकी तरफ है, 7 की तरफ है, तो ये वाली बात जीती गई। और ये अभी तक की सबसे बड़ी बेंचेस थी जजों की, जिसमें 13 जज एक साथ एक ही केस को देख रहे थे। और ये केस कौन सा था, केशवानंद भारती केस।
हाँ जी, क्लियर है? यस, हाँ या ना बोलो, बस थोड़ा सा और है। ठीक है, अब इसमें देखो ये बोल रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखो पहली बात तो जैसे मैंने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ नहीं मालूम, कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट बताएगा। लेकिन तब भी अभी तक जितनी भी चीजें हुई हैं उनमें से किन किन चीजों को हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर मान सकते हैं, बोल रहा हूं कि ये चीजें क्या हो सकती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर है। तो उनको यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वन बाय वन हम उनको पढ़ लेंगे। तो देखिए, द प्रेजेंट पोजीशन इन इज दैट द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 हाईलाइट 368। देखो अभी आपको याद हो जाना चाहिए कि आर्टिकल 368, जैसे कि अब कितने आर्टिकल आपको याद हो जाने चाहिए। देखो 51A तक तो हम लोग वहां पे आ गए। 51A क्या लिखा हुआ है 51A में? फंडामेंटल ड्यूटीज, वेरी गुड। ठीक है ना, यहाँ पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई है 51A में, और वहां पे हमने कितना 12 से 35 कर लिया था, 1 से 4 हमने वहां पे कर लिया इंडिया वाले यूनियन वाले पार्ट में, है ना, और 5 से 11 कहां कर लिया था हमने, सिटीजनशिप वाले में। तो ये ऐसे आपको ध्यान रखने हैं, और एक 368 यहाँ पे हमने कर लिया, और इसके अलावा कुछ और 3 आपको याद हो जाएंगे, 352, 356 और 360, ये इमरजेंसी प्रोविजंस है। तो ऐसे करके आपको, हाँ वो तो है ही, है ना, ये तो मैं बोल रहा हूँ इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है ना, इमरजेंसी प्रोविजंस हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या है ना, ऐसे आपको एक लिस्ट, मतलब ऐसे करके सारे सारे आर्टिकल याद करने हैं, बस कैसे भी कर लो टुकड़े टुकड़े में, लेकिन सारे आपको याद होने चाहिए। तो अब 368 में क्या दिया हुआ है, वही अमेंडमेंट करने की पावर दी हुई है। तो देखो 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बात क्या बोली गई है, बात ये बोली गई है 368 से कुछ भी अमेंड कर सकते हो, लेकिन क्या ध्यान रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर बस। However, the Supreme Court is yet to define or clarify as to what constitutes the basic structure। ये जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बोल तो दिया बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन होता क्या है, कौन बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा। ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द वेरियस सॉरी अभी तक के जितने भी जजमेंट हुए हैं उन जजमेंट से हम लोग एक क्रक्स निकाल सकते हैं, कुछ चीजें समझ सकते हैं कि क्या होता होगा बेसिक स्ट्रक्चर। तो उन्हीं को यहाँ पे लिस्ट किया गया है। तो बोल रहा है फ्रॉम द वेरियस जजमेंट ऑफ द फॉलोइंग हैव इमर्ज्ड एज बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होगा, मतलब कुल मिला के हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर किसे बोलते होंगे। पहली चीज सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये तो पहली चीज ये है। तो मतलब मान लो कि कुछ ऐसा चेंज कर दिया जिससे कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर नहीं रहा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो गया, तो वो चीज कैंसिल मानी जाएगी, पहली बात। दूसरा बोल रहा है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडिया। हमने सभी के मीनिंग समझ लिए हैं। सॉवरेन मतलब अपने डिसीजन खुद लेना, डेमोक्रेटिक यानी जहाँ पे इलेक्शंस होंगे, रिपब्लिक यानी कंट्री का हेड क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव, मतलब चुनकर आएगा वोटों से। तो अगर इसको कोई इफेक्ट कर रहा है तब भी सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, बोले नहीं ये क्या हो गया, वायलेशन हो गया, तो इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। अगला है सेक्युलर करेक्टर, मतलब कंट्री के अंदर कोई भी रूल ऐसा नहीं बनना चाहिए जो किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस दे रहा हो, है ना, तो क्या होगा, सेक्युलर नेचर खराब हो जाएगा। तो बोल देंगे भाई फिर से क्या वायलेट हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर, तो वो भी चीज वॉइड हो जाएगी। अगला सेपरेशन ऑफ पावर, बोला हुआ है पावर 3 पार्टों में डिवाइडेड होगी, किस किस में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अगर कोई रूल ऐसा बनता है जो इस बैलेंस को बिगाड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल देगा, अगेन क्या है ये, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, और बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है तो ये चीज पारित या फिर लागू नहीं होगी। अगली चीज फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई ऐसी चीज बनती है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशन को बिगाड़ेगी तो उसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इससे भी कंट्री के टूटने की खतरा बढ़ जाता है। अगला है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो बात बोल ही रहे हम लोग शुरुआत से ही कि ऐसी कोई भी चीज जो कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी को हार्म करता हो, अगेन किसके अगेंस्ट हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो जाएगा, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, वॉइड कर देंगे। अगला है वेलफेयर स्टेट। कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए जो वेलफेयर स्टेट के नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा हो।
अगर वेलफेयर नेचर को खराब किया तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये क्या है, वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ रही है? देखो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बस आप थोड़ा सुनोगे समझ में आ जाएगा। अगला है जुडिशियल रिव्यू, ये भी इसने डाल ही दिया, ये भी हमने पढ़ा भी था कि जुडिशियल रिव्यू अपने आप में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। हर चीज का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू अपने आप में क्या आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अगला है फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक इंसान की फ्रीडम को और डिग्निटी को बना के रखना है। ठीक है, अगर फ्रीडम और डिग्निटी को बना के रखना है, इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी इंसान की फ्रीडम और डिग्निटी हार्म नहीं होनी चाहिए। अगर वो हार्म होती है तो उस केस में उसे क्या माना जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट माना जाएगा। अगला है पार्लियामेंट्री सिस्टम, कल को ऐसा लॉ नहीं बन जाए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को बिगाड़ रहा हो, तो ये भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून के नियम चलने चाहिए, अगर कोई इसमें चेंज वेंज करते हैं तो वो भी किस में आएगा, बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा। अगला है हार्मनी, मतलब एक कॉम्बिनेशन बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये भी किस में आ जाएगा हमारा, बेसिक स्ट्रक्चर में। क्या क्या, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी, सभी लोग क्या है, बराबर है, ये भी किस में आएगा, फंडामेंटल राइट या फिर बेसिक स्ट्रक्चर में। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट की पावर, आर्टिकल 32 वाली 136, 141, 142 एंड पावर ऑफ द हाई कोर्ट, आर्टिकल 226, 227। ये सब कुछ किसमें आता है, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। और ये लिमिट ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, इसके अलावा और भी चीज़ें ऐड कर सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट, जिसको कि आगे जाके भी बेसिक स्ट्रक्चर माना जा सकता है। ठीक है, पूरे याद करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, 2-3 भी याद कर लोगे तो एग्जाम्पल में डालने के लिए सफिशियंट है। ठीक है, पूरा डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बात समझ में आ गई। अगला बोल रहा है एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की कैसे इवॉल्व हुआ, तो केशवानंद भारती केस से। तो केशवानंद भारती केस 1973, उसके ये फीचर दिए हुए हैं, हालांकि हमने पढ़ लिया। ठीक है, इंदिरा नेहरू गांधी केस हमने ऊपर पढ़ लिया 1975, मिनरल मिल केस हमने ऊपर पढ़ लिया 1980। ठीक है, सेंट्रल कोल्ड फील्ड केस ये नहीं पढ़ा, भीम सिंह जी केस, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं। देखो ये किसी को लॉ करनी हो ना तो वो पढ़ लेना, यूपीएससी के लिए इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। कौन बता देता हूँ मैं कौन कौन से आते हैं, वो मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो मिनरल मिल केस हो गया, अगला है इंदिरा साहानी केस, देन कीहोतो होलोहान केस, ठीक है, एसआर बोमई केस, बस। ठीक है, इनको मार्क कर लो आप, इंदिरा साहानी केस, कीहोतो होलोहान केस एंड एसआर बोमई केस। ठीक है, फिर इसी को इंदिरा साहानी केस सेकंड एक और है, और बस ये केस आपको ध्यान रखने हैं। मतलब देखो अब ये लॉ की क्वेश्चन है ना, मोस्टली लॉ में आता है, इसीलिए इसको बॉक्स में डाला गया अलग से, लेकिन हो सकता है बाई चांस पूछ ले। ठीक है, रिसर्च नहीं करने पे फोकस करना, बस आपको उतना पढ़ लेना जितना हमारा काम का काम चल जाए, मतलब हमारा यूपीएससी का काम हो जाए। तो ये जो मैंने मार्क कर दिया पढ़ लो, बाकी मन कर रहा है तो पूरे पढ़ लेना, वैसे जरूरत नहीं है उसकी सभी की। ठीक है, क्योंकि फिर वो लॉ जुडिशियल सर्विस वाले पेपर भी दे सकते हो आप लोग। तो हमारा एक बड़ा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पार्ट 2, यानी इस बुक का पार्ट 2 हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखते हैं ये वही पार्लियामेंट है कि नहीं है। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग इस चीज़ को। तो अब देखो ये क्लब हो गई चीज़ें हैं, 4 चैप्टर एक साथ मिलकर हैं ये। क्या क्या है इसमें, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस। मतलब पार्लियामेंट में पार्लियामेंट का पूरा सिस्टम क्या होता है, फेडरल सिस्टम यानी कैसे स्टेट मिलकर कंट्री बनाती है। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलेशन कैसा है। 15 नंबर पर है इंटर स्टेट रिलेशन, यानी एक स्टेट का दूसरे स्टेट से रिलेशन कैसा है। और इमरजेंसी प्रोविजन मतलब आपातकालीन उपबंध, कि अगर आपातकाल लग गया है यानी इमरजेंसी आ गई तो क्या करना पड़ेगा, या फिर किस किस तरह की इमरजेंसीज होती है और कौन कौन से राइट आपको उस टाइम मिलेंगे और कौन कौन से राइट आपको उस टाइम नहीं मिलेंगे।
तो 12 नंबर चैप्टर से हमको स्टार्ट करना है। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत? 11 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हमारी बुक के सक्सेसफुली। देखो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ाता हुआ जाऊँगा और पीछे वाला अगर आप साफ करते हुए जाओगे ना बिना पढ़े, तो एंड में हम लोग जिस दिन खड़े होंगे ना तो मालूम पड़ा पीछे का पूरा गोल, और लास्ट चैप्टर पढ़ भी रहे हैं लेकिन कुछ आता भी नहीं है। तो बेटर ये है कि जितना पढ़ लिया है रेगुलर इंटरवल में उसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और ये ध्यान रखना 50 बुक एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक बुक को 50 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने 50 बुक एक बार पढ़ी नंबर 0 आएगा, और एक बुक अगर आपने 50 बार पढ़ ली तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब 50 बार एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, पॉइंट ये है कि 10 बुक या फिर मतलब अलग अलग बुक पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक ही बुक को ऐसे पढ़ना कि आपको चीज़ समझ में आ जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और जैसे कि आज अपने एक भाई साहब थे ग्रुप पर जो बोल रहे थे मेरे पास 200 PDF है, चाहिए हो तो बताओ। तो किसी को PDF इकट्ठी करनी हो तो उनको भाई साहब को बता देना, वो आपको भेज देंगे। ठीक है। नहीं, झगड़ा क्यों ही होगा? झगड़ा कैसी बात हो सकता है? झगड़ा तब होता है ना जब लेवल बराबर बराबर हो, झगड़ा कहाँ हो सकता है यहाँ पे? झगड़े वाली बात ही नहीं है। बस वो बोल रहा था कि मेरे पास 200 PDF है, बताओ तो भेज दूँ। मैंने बोला जरूरत ही नहीं है। फिर वो अपना काम जो करने आए थे वो किया उन्होंने, और मैंने उनको बोला कि आप अपनी मर्जी से जा रहे हो फिर मैं हटाऊँ, तो उन्होंने खुद ही लेफ्ट कर दिया। अच्छी बात है ये, है ना? ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए इंसान का। होता है ना कि हम लोग लगता है ना हम तोप हैं, हम दुनिया बदल देंगे, तो वो चीज़ अपना ईगो सेटिस्फाई होना। देखो होता क्या है ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको कभी भी किसी से लड़ाई होगी ना आपकी, भले आप पिट जाओ, घर पे आओगे और छोटे भाई को बोलोगे कि अरे पीटा नहीं मैंने उसको, नहीं तो 2 थप्पड़ में से लिटा देता मैं उसको। हम क्या करते हैं, अपने मन में जीतने की कोशिश करते हैं कि हम तो जीत ही जाएंगे सर। नहीं होता? कभी किसी से लड़ाई हुई है आप लोगों की? लड़ाई हुई हो, आप पिट गए हो? नूब, कभी हुआ ये वाला काम? अरे बचपन में तो कभी हुई होगी, छोटे पे, अभी नहीं, अभी नहीं। मतलब आप पिटोगे भी और पीट कर भी आओगे, और हमेशा ऐसे हम बोलते हैं कि यार मैंने दिया ना, उससे बहुत लगी होगी, उसने दिया लगी नहीं मेरे। तो इंसान क्या होता है ना, हमेशा जीतना चाहता है। तो वो भी अपनी जो काम करने आता है नहीं, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ अभी मैंने बंद कर दिया है, मैं कि पंगे हो, उससे बेटर ये है कि आप लोग अब चैट नहीं कर पाओगे उस पर, सिर्फ मैं ही मैसेज कर पाऊंगा, लेकिन कोई इशू नहीं है। हाँ जी। हाँ हाँ, देखिए 11th एंड 12th की NCERT सिर्फ और सिर्फ बेसिक हैं। बेसिक इन द सेंस लक्ष्मीकांत को समझने के लिए वो जरूरी है। मैं कुछ भी, हाँ अब मैं बताता हूँ आपको, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, पॉलिटी के लिए आप सिर्फ लक्ष्मीकांत कर लो बस। अगर हमने लक्ष्मीकांत ढंग से कर ली ना, हमारे नंबर बहुत सफिशिएंट नंबर आ जाएंगे जितने सिलेक्शन के लिए चाहिए पॉलिटी के अंदर। मतलब पॉलिटी के अंदर पॉलिटी वाली बुक आएगी ना, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है बस, इतनी तो कर लो पहले आप। बहुत बल्कि बुक है लक्ष्मीकांत, अगर आपने देखी हो ना, काफी हैवी बुक है। हाँ उसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप मत परेशान हो किसी भी चीज के लिए, पॉलिटी बस आप लक्ष्मीकांत करके छोड़ दो, क्योंकि जितने नंबर लक्ष्मीकांत पढ़ के आ जाएंगे ना उतने बहुत है। और फिर जो नंबर लक्ष्मीकांत पढ़ के नहीं आएंगे ना, वो बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी नहीं आएंगे, तो उससे बेटर ये कुछ और पढ़ लो, उसमें नंबर आ जाएंगे हमारे, स्कोर कर लेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो खास तौर पे लक्ष्मीकांत के बाहर मत जाओ आप। मन बहुत ही कर रहा है कि नहीं मेरा मन मानेगा ही नहीं, तो नोट्स मैं दूंगा आपको एक, वो नोट्स पढ़ लेना बस। वो नोट्स हो गए, लक्ष्मीकांत हो गए, बहुत है, उससे ज्यादा मत करिए आप। NCERT के लिए तो मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ कि जिसको बिल्कुल ही आइडिया नहीं, जिसको लोकसभा राज्यसभा नहीं मालूम कि क्या होता है, जिसको नहीं मालूम विधानसभा क्या होता है, MLA MP में डिफरेंस नहीं मालूम, उनको पढ़नी है NCERT। अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें आती हैं, डिफरेंस मालूम है कि PM कौन होता है, CM कौन होता है, प्रेसिडेंट कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, स्पीकर कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो मत पढ़ो आप NCERT। ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल बेसिक, जैसे मेरे पास कुछ लोगों ने पूछा भी था कि सर लोकसभा क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, तो उनको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, उन्हें पढ़नी चाहिए NCERT, है ना। लेकिन जिनको ये बेसिक मालूम है ना, लोकसभा क्या है, विधानसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, तो उनको नहीं जरूरत है। ठीक है,
और वो भी आप 9-10 पढ़ लो पहले। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने की रिक्वायरमेंट आपको फील हो ही रही है तो आप 9-10 से स्टार्ट करो, फिर 11-12 पे पहुंचो। ठीक है, बाकी लक्ष्मीकांत सफिशिएंट बुक है, उससे ज़्यादा मत सोचो आप। जितने क्वेश्चन होने हैं इससे हो जाएंगे, और जो नहीं होंगे ना फिर वो बहुत कुछ पढ़ने पर भी नहीं हो पाएंगे। तो उतना करो जितना कम पढ़ने पर मार्क्स मिल जाए। और जैसे कि बता चुका हूँ मैं आप लोगों को पहले भी, भाई 55% भी ले आए ना आप, फर्स्ट रैंक आ जाएगी। 55% मार्क्स पर फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया। तो इसीलिए हमें इसी पे फोकस करना है। हम टारगेट लेके चलेंगे 80% का, कि हम 80% चीज़ें ढंग से आती हो हम लोगों को, क्योंकि अगर 80% ढंग से आती होंगी ना हम इतना कवर कर लेंगे। मतलब इतना नहीं, 55 नहीं तो 54 या 53% तो हम लोग कर ही जाएंगे, मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस पर फोकस करो आप। कभी भी यूपीएससी के अंदर कोई भी, मैं नहीं समझता कि कोई भी इंसान ये बोल सकता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड ही नहीं है, अनलिमिटेड चीज़ें। तो आप उस पर फोकस करो। पहले रश्मिकांत कर लो पॉलिटी के लिए, इसीलिए मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ ये वाली चीज़ें, तो बुक से नहीं पढ़ा रहे होते हम लोग, क्योंकि मेरे को मालूम है इसकी वैल्यू क्या है। और इसने अपने को बहुत इवॉल्व किया है। इस बुक को अगर आप 5 साल पहले वाली बुक खरीदोगे ना, इसकी आधी बुक थी वो, इसने बहुत सारा कुछ ऐड किया अपने अंदर, तो सफिशिएंट है हमारे लिए। ऐसे ही स्पेक्ट्रम वाली बुक है, मॉडर्न हिस्ट्री में उससे बाहर नहीं जाना, सब कुछ लिख दिया उन्होंने। और किसी के पास मिले ना कोई पुराना हो जिससे पूछना आप, मैंने बुक देखी है पुरानी और अभी में डबल का फर्क है, उसमें आधे पेज में डबल पेज कर दिया है, मतलब सब कुछ उन्होंने लिख दिया जो भी जरूरत थी। तो जिसमें सब कुछ लिख दिया गया है ना, उसके लिए आप परेशान मत हो। और नहीं भरोसा हुए ना, कभी आपको टाइम पास ही करना है, तो किसी भी ब्रिलियंट से ब्रिलियंट टीचर जो आपको लगता हो ना कि इंडिया में ये टॉप में है यूपीएससी के अंदर और ये पॉलिटी पढ़ाता है, अल्टीमेट पॉलिटी पढ़ाता है, उसके नोट्स उठा लेना और चैप्टर वाइज चैप्टर पॉलिटी की बुक खोले ना आप लक्ष्मीकांत, आपको मालूम पड़ेगा कि इसी में से बना रखे हैं। बस इसमें से लाइन उठाई और 2 बातें अपनी जोड़ दी उसके अंदर, बस मतलब मूल मुद्दा यही है, उसको 2 चीजें ऐड करके लिख दिया हुआ है। तो वो काम क्या नहीं है अपने, है ना, कहानी तो कितनी लिख दो, उसकी एंड नहीं है। तो बस पॉलिटी पे फोकस रखो आप, लक्ष्मीकांत बेस्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि लक्ष्मीकांत वाला बंदा मेरा कोई जान पहचान वाला है, बट ये ध्यान रखना बुक बेस्ट है, बस इससे ऊपर कुछ नहीं है यूपीएससी के लिए। अब आते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या चीज होती है? अच्छा, पार्लियामेंट का तो समझते हो ना आप लोग, जरा एक बार बात हो ही जाए। अरे बस ला दो जहर मेरे को अब बस। हाँ जी, तो हो गया बस। हाँ, अब आपको जरूरत है पढ़ने की, है ना, आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर 10th की पढ़नी है, फिर 11th और 12th, ठीक है। अब समझो यहाँ पर, हाँ जी, वेरी गुड। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर कोई बोलता है कि पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं, तो पार्लियामेंट के पार्ट हैं 3, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है? ये वो सिस्टम है जहां पे कंट्री के लिए रूल्स और रेगुलेशन एक ऐसा ग्रुप बनाता है जहां पे लोगों से चुने हुए लोग बैठते हैं। मतलब इंडियन किसी भी कंट्री के सिटीजन चुनते हैं लोगों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए क्या बनाते हैं? रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं। तो सिस्टम तो वो है जहां पे हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने, और हमने चुने क्यों? क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी थी, हर एक इंसान से पूछकर डेमोक्रेटिक डिसीजन नहीं ले सकते थे। अगर लेने बैठे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डिसीजन लेने में ही जन्म लग जाएंगे, और हमारे गांव के ऐसे ऐसे लोग हैं कि समझाने में दिमाग पागल हो जाएगा कि भैया रूल किस चीज को बना रहे हैं। तो उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया? अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन लिए अपने अपने एरियाओं में से, और उन एरियाज को कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम से हम लोग जानते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन चुना जाएगा, और वो जाके कहाँ बैठेगा? पार्लियामेंट के अंदर। और पार्लियामेंट के होते हैं 3 पार्ट, जिसमें से 2 होते हैं हाउसेस और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। 2 हाउस कौन कौन से हैं? जिसे हम लोग लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। दोबारा सुन लो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे साइड में, लोकसभा, LS मतलब लोकसभा, ठीक है ना, RS मतलब राज्यसभा, और P फॉर प्रेसिडेंट। लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। लोअर क्यों? क्योंकि आम लोगों का हाउस है ये, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, यानी लोगों का घर। तो ये 3 नाम, कोई से भी नाम हो, मतलब क्या है? लोकसभा। अगला है राज्यसभा। राज्यसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स,
या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहां से लिया हम लोगों ने? ब्रिटेन से लिया। और इसी को बोलते हैं राज्यसभा को अपर हाउस। ठीक है, ये हाउस, अपर हाउस, ये 3 नाम हो गए किसके? राज्यसभा के। अब दूसरी बात, पहले कुछ कहानियां समझ लो। पहले क्या था? पहले ये था कि जो पीएम होगा ना, वो हमेशा लोकसभा का ही मेंबर होगा। पीएम कौन होगा? लोकसभा का ही मेंबर होगा। अब लोकसभा क्या मेंबर क्यों होगा? क्योंकि लोकसभा के लोगों को चुनने के लिए वोट कौन करते हैं? वोट करती है पब्लिक। पब्लिक यानी सिटीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट ये था कि सिटीजन्स क्योंकि लोकसभा के लोगों को चुन रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बैठने वाला इंसान ही कौन बनना चाहिए? पीएम बनना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा हुआ, कई बार एक बार हो गया तो बस लोगों ने बोला कि भाई सीख लेते हैं अपन लोग। कई बार क्या हो जाता है, कई जगह पे आपने देखा होगा कि जो उम्मीदवार था ना पीएम या सीएम बनने वाला, वो बेचारा खुद ही हार गया। कभी आपने सुना है ऐसा? मतलब कुछ ऐसा हो जाए, मान लो कि इलेक्शन हो रहे हैं, इस बार के बीजेपी के इलेक्शन हो रहे हैं सपोज, और मोदी जी खुद हार जाए और पार्टी जीत जाए। पार्टी जीत जाए मतलब कि मेजोरिटी तो बीजेपी को मिली, लेकिन कौन हार गया? मोदी जी खुद हार गए। अब पीएम कौन बनेगा बताओ? अब मोदी जी के रहते रहते पीएम कौन बन सकता है? कोई नहीं, क्योंकि सेंटीमेंट हमारे किससे जुड़े हुए हैं? मोदी जी से जुड़े हुए हैं। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए इंडियन जो पार्लियामेंट या फिर गवर्नमेंट मान लो, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि भाई देखो, जरूरी नहीं है लोकसभा से होना चाहिए, मेंबर कहीं से भी सकता है। यानी राज्यसभा का इंसान भी कौन बन सकता है? पीएम बन सकता है। और ऐसा किसके लिए किया गया था? हमारे मनमोहन जी के लिए। ठीक है, जब कांग्रेस ने पीएम बनाया तो मनमोहन जी को कहां से लाया गया था? राज्यसभा से, क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर उस टाइम नहीं थे। और राज्यसभा के अंदर पर्सन को चुनना आसान होता है। कैसे? किसी को आइडिया है? चलो मैं ही बताता हूँ, छोड़ो टाइम वेस्ट होगा उस चीज में। देखो राज्यसभा में कैसे चुने जाते हैं लोग? राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, और अगर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब हर स्टेट के अंदर होती है विधानसभा। ध्यान रखना, स्टेट के अंदर क्या होती है? विधानसभा होती है। तो हर एक विधानसभा से वोटिंग करवा कर राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि दिल्ली से, मान लो कि दिल्ली से 7 लोग चुने जाने हैं। दिल्ली से कहां के लिए? राज्यसभा के लिए 7 लोग जाने हैं। तो अब ये जो 7 लोग हैं ना, कौन होंगे? ये कौन चुनेगा? ये चुनेगी दिल्ली की गवर्नमेंट चुनेगी। दिल्ली की गवर्नमेंट का मतलब होता है दिल्ली की विधानसभा से। और दिल्ली की विधानसभा में मान लो 67, कुल मिला के 70 लोग होते हैं। ठीक है ना, कुल मिला के 70 लोग हैं। अब इसमें से 60 लोग तो क्या होते हैं? सीएम, मतलब अभी की बता रहा हूँ, रफली ये मान लो 60 भी मत बोलो आप, ये बोल लो कि मेजोरिटी वो किसकी होगी? मेजोरिटी किसकी होगी? मेजोरिटी तो उस पार्टी की होगी ना जो रूलिंग पार्टी है। समझ रहे हो? तो अगर किसी भी स्टेट में मेजोरिटी पार्टी जो है, मान लो कहीं पे बीजेपी पार्टी मेजोरिटी है, तो डेफिनेटली इस पार्टी से, इस स्टेट से जो लोग राज्यसभा में जाने हैं वो तो बीजेपी वाले ये लोग जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई आपको? दोबारा मैं बोलता हूँ, शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया आपको। किसी भी स्टेट से जो राज्यसभा के लोग जाने हैं वो मोस्टली उस स्टेट में जो मेजोरिटी पार्टी होती है ना, उसी के लोग जाते हैं। क्यों जाएंगे? क्योंकि वोटिंग होगी, वोटिंग में कौन ज्यादा जीत जाएगा? मेजोरिटी पार्टी वाले जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास पहले से ही वोट ज्यादा है, तो वो लोग ही चुन लेंगे अपने जिनको चुनना है। इसीलिए क्या होता है कि विधानसभा से, मतलब जो किसी भी स्टेट से जो लोग राज्यसभा में जाते हैं वो मोस्टली विनिंग पार्टी के होते हैं या रूलिंग पार्टी के होते हैं। क्या मैं अपना पॉइंट क्लियर कर पाया आप लोगों को? हाँ जी बताएं एक बार और। तो ऐसे समझो, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो राहुल आप? बिहार से बिलोंग करते हो, ठीक है। देखो मैं बिहार का एग्जांपल देके देता हूँ कि मान लो, मतलब मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं, मैं बस रैंडम बता रहा हूँ कि सपोज आपको मालूम ही है राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा क्या है? जो दिल्ली में है। ठीक है, ये पार्लियामेंट का पार्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे राज्यसभा में हर स्टेट से लोग आते हैं, हर स्टेट से लोग आते हैं। लिस्ट में दिखा दूंगा आप लोगों की किस स्टेट से कितने लोग आते हैं। हम अभी मान लेते हैं कि 10 लोग बिहार से कहाँ आने वाले हैं? राज्यसभा के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है 6 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है, मतलब 6 साल के लिए चुना जाता है एक इंसान को राज्यसभा के अंदर। और मान लीजिए बिहार में से 10 लोग आने वाले हैं, और मान लीजिए कि हमने ले लिया राहुल
खड़े हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि भैया मेरे को भेज दो राज्यसभा के अंदर। और बिहार में पार्टी कौन सी रूलिंग पार्टी है? रूलिंग पार्टी है बीजेपी, है ना। अब सोचो कि वोट, और बीजेपी पार्टी के किसी नेता का बेटा या फिर मान लीजिए दोस्त है राहुल जी का, या फिर उन्होंने कुछ सेटिंग कर ली राहुल ने कि भैया मेरे को यार राज्यसभा में मेंबर बनना है। तुमने पूरी बीजेपी वालों से बात कर ली, अब वो बात कैसे भी कर सकते हो, रुपए देके बिना रुपए देके। बीजेपी वालों ने बोला कि ठीक है यार तुमको चुन लेंगे। अब आया वोटिंग का नंबर, वोटिंग का नंबर आया तो मैं लेट्स एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कुल मिला के 100 लोग वोट देने वाले थे, और ये 100 लोग कौन थे? जो बिहार की विधानसभा के मेंबर होंगे। कौन लोग वोट करेंगे? जो बिहार की विधानसभा के लोग होंगे, मान लो 100 लोग थे। और क्योंकि बीजेपी पार्टी रूलिंग पार्टी है तो इतना तो हम लोग मान के चल ही सकते हैं कि 100 में से कम 51 लोग वो होंगे जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते होंगे, तभी तो रूलिंग पार्टी है ये। कम से कम तो 51 लोग होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 51 लोग तो होंगे जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते होंगे। ये बात समझ में आई? अब मान लो अब वोटिंग करानी है, अब कितने ही वोट दे लो, ये लोग 49 लोग बचे हुए हैं, हर बार कौन जीत जाएगा? बीजेपी वाले, क्योंकि इनके 51 लोग हैं वोट करने वाले। अगर ये 51 के 51 हर बार वोट डाल दें तो 10 लोग किसके जाएंगे? बीजेपी से ही जाएंगे। तो कहने वाला मतलब ये हुआ कि राज्यसभा में जो लोग पहुंचते हैं ना स्टेटों से, वो मोस्टली रूलिंग पार्टी के ही पहुंचते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि हर बार हार के हर रूलिंग पार्टी के पहुंच जाते हैं, एक दो दूसरी पार्टी के ही पहुंच जाते हैं, लेकिन मोस्टली किसके जाएंगे? रूलिंग पार्टी के जाएंगे। राज्यसभा में मोस्टली लोग कहां से जाते हैं? रूलिंग पार्टी से ही जाते हैं। क्या अभी मैं अपनी बात क्लियर कर पाया आप लोगों को? विधानसभा क्या है? विधानसभा जैसे पूरी कंट्री में पार्लियामेंट होती है ना, ऐसे ही हर एक राज्य में जो सदन होता है, जहां पे लोग हमारे जो चुने हुए वो लोग, जिसे हम लोग बोलते हैं विधायक, जो विधायक बैठते हैं जिस हाउस में, उसे बोलते हैं विधानसभा। और स्टेट के लिए रूल और रेगुलेशन बनाने का काम कौन करता है? विधानसभा करता है। अरे तो वो तो फिर और डिफिकल्ट हो गया ना, विधानसभा हिंदी वाला वर्ड समझ में नहीं आ रहा, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे तो फिर तो हो गया काम। ठीक है, अच्छा, तो हाँ जी, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं इसको। लेजिस्लेटिव असेंबली नेम है विधानसभा का, इसी में बैठने वाले लोग होते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसीलिए इसका नाम क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो पार्लियामेंट में बैठता है उसे बोलते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MP सांसद बोलते हैं हिंदी वाले इसको, और इसको बोलते हैं विधायक। ठीक है, स्टेट वालों को। हाँ, लोकसभा, देखो लोकसभा क्या है? पार्लियामेंट के बताए ना 3 भाग थे, पार्लियामेंट के 3 भाग बताए थे, एक था लोकसभा, एक था राज्यसभा, और एक था प्रेसिडेंट। तो राज्यसभा में लोग कहां से चुनकर आते हैं? स्टेट से आते हैं। तो विधानसभा के लोगों ने वोट करा राज्यसभा के लोगों के लिए, तो राज्यसभा के लोग कहां से चुन गए? स्टेट से चुन गए। और जिसने पब्लिक ने जिसके लिए वोट करा, ठीक है, जिसे बोलते हैं जनरल इलेक्शंस। जब जनरल इलेक्शंस होते हैं ना तो पब्लिक वोट करती है, तो जनरल इलेक्शन में पब्लिक वोट करती है, वहां के जो चुने हुए लोग आते हैं वो कहां आते हैं? लोकसभा के अंदर। जैसे मोदी जी, ठीक है, अमित शाह भी, सब कुछ, मतलब ऐसे लोग, जरूरी नहीं अमित शाह हो, अमित शाह शायद नहीं है, ठीक है। और ऐसे जो बाकी लोग हैं, नितिन गडकरी, ये सब लोग जो इलेक्शन जीत कर आते हैं ना, कंट्री वाले इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जिन्हें हम लोग बोलते हैं, उसके लोग कहां बैठते हैं? लोकसभा के अंदर। ठीक है, अभी भी कोई कंफ्यूजन है ना? कोई दिक्कत नहीं, आप 9th और 10th की NCERT पढ़ो एक बार। ठीक, जिनको भी कंफ्यूजन लग रहा है लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, 9th और 10th की NCERT पढ़ें प्लीज। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा भारी काम है। नहीं तो फिर वो YouTube पे एक बार प्रधानमंत्री देख लो आप लोग, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगी कहानी, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिक चीज लोकसभा में भी तो रूलिंग पार्टी ही मेजॉरिटी होती है ना। हाँ हाँ, तभी तो वो PM बनाती है अपना। राज्यसभा में भी रूलिंग पार्टी ही होती है। नहीं नहीं नहीं, राज्यसभा में रूलिंग पार्टी मेजोरिटी में नहीं होती है, नहीं। देखो ऐसे समझो ना कि, दोबारा मैं समझाता हूँ आपको कि 28 स्टेट्स हैं, जरूरी थोड़ी ना हर स्टेट में मेजोरिटी पार्टी वही हो। और दूसरी बात,
यहाँ पे जो मेंबर होते हैं वो 6 साल के लिए चुना जाता है, जबकि लोकसभा के इलेक्शन होते हैं 5 साल, 5 ईयर के लिए होते हैं। तो मान लो 28 स्टेट्स में थे, 15 स्टेटों में मान लीजिए कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो मेजोरिटी तो कांग्रेस की हो जाएगी। तो पॉइंट इज दैट कि राज्यसभा के अंदर जरूरी नहीं है मेजोरिटी पार्टी की मेजोरिटी हो, वो दूसरी पार्टी की मेजोरिटी हो सकती है, क्योंकि वो स्टेट से आते हैं, अलग अलग स्टेट से। ये तभी पॉसिबल है जैसे अभी अभी क्योंकि 10 साल हो गए बीजेपी को, ऑलमोस्ट मतलब होने वाले 10 साल के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट में, और इसी बीच हर स्टेट में भी इलेक्शन 2 बार होने आ गए लगभग लगभग, तो वो राज्यसभा के मेंबर चेंज हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली जरूरी नहीं होता है कि राज्यसभा के अंदर हमेशा रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी हो, नहीं होती है, मतलब बहुत रेयर केस बनता है ये वाला, जैसे अभी बन जाएगा ये मोदी जी की गवर्नमेंट में, बट ऐसा होता नहीं है, मोस्टली नहीं होता है। हाँ जी, ये बात क्लियर हुई। सर हाँ जी। सर जो राज्यसभा के मेंबर बनते हैं, हम्म सर वो असेंबली से आते हैं, सर एलए से, ठीक है। हम्म तो सर जब पहले तो उनका मान लीजिए अभी वो एलए के मेंबर है, हम्म तो सर जब उनका नॉमिनेशन राज्यसभा के लिए रहता है, तो सर वो एलए के मेंबर नहीं रह जाते ना, एल ए वो एल ए मतलब लोअर हाउस, क्या बोल रहे एल ए मतलब क्या? सर वो लेजिस्लेटिव असेंबली। अच्छा, अरे वाह। तो देखो, जरूरी नहीं होता ना कि एलए के मेंबर यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर वाले ही लोग वहां पे जाते हैं राज्यसभा के अंदर, नहीं, अलग होते हैं। तो सर आपने कहा ना वहाँ के लोग ही चुनते हैं। अरे राहुल को चुनवाया था, हमने। राहुल मेंबर थोड़ा था एमएलए का, मतलब एमएलए थोड़ा था राहुल। ओहो, मैंने बताया ना मैंने बताया ना इनकी जुगाड़ थी बीजेपी पार्टी से, इनका दोस्त था एमएलए, मतलब बीजेपी पार्टी का, ऐसे करके। इसका मतलब क्या निकल के आया था कि सर वहाँ के मेंबर नहीं जाते ना, जो ऑलरेडी बन चुके हैं वो देखो, अलग से मेंबर चुनते हैं। अगर कोई जाना ही चाह रहा है तो जा सकता है, लेकिन जाता नहीं है कोई, क्योंकि राज्यसभा के अंदर पावर नहीं होती इतनी ज्यादा, हमेशा दूसरे लोग होते हैं, दूसरे लोग जो विधान, हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग चुनते हैं, उनको नहीं चुनेंगे, लेकिन खुद को नहीं चुनेंगे, वो किसी बाहर वाले इंसान को चुन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो विधायक है उसके पास पावर है, पब्लिक से चुनकर आया है वो, तो वो खुद नहीं जाएगा, मतलब जा सकता है, कोई का मन, देखो किसी को लग रहा है कि संतुष्टि मेरे को वही करना है, वही काम, भले ही वो छोटा ही क्यों ना हो, तो वो जा सकता है, लेकिन मोस्टली कौन जाते हैं, अलग लोग होते हैं, ठीक है, दूसरे लोग जाते हैं। अब सोचो, ऐसे सोचो आप कि मान लो एक पार्टी है, आम आदमी पार्टी ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, आम आदमी पार्टी है, इसके मान लो कि 7 लोग यहाँ पे जीते हुए थे, अगर ये इन्हीं 7 में से एक बंदे को वहां भेज रहा है, तो ये तो अपना पावर कम कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे 6 रह जाएंगे, वहां पे चला गया एक बंदा। बेटर तो ये है ना कि यहाँ पे 7 के 7 रहे, एक बंदा अपना वहां पे और पहुंच जाए, ठीक है, तो ये डबल फायदा हो गया कि मान लो अगर एक बंदा यहाँ पहुंच गया, एक साथ ये लोग थे, तो कुल मिला के कितने हो गए, 8 हो गए, तो वो बेटर क्या करेगा, दूसरे इंसान को भेजेगा वहां पर, जिससे उसका वहां पे भी डोमिनेशन बना रहे और यहाँ पे भी डोमिनेशन बना रहे, ठीक है, इसीलिए हमने राहुल को भेजा था, राहुल एमएलए नहीं था, ठीक है, डन। और कोई हाँ सर मेरा ये मतलब मैं ये सोच रही थी कि मतलब वो ऐसे हो सकते, तो मैं पूछने वाली थी कि वो क्या अपना छोड़ देते, मतलब जो हाँ, लेजिस्लेटिव होता है नॉर्मल, वो हाँ, हो सकता है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई, हाँ, दोबारा बता दूं, अगर कोई पर्सन है जो एमएलए है, वो ही बनना चाहता है वहां पे जाके, तो डेफिनेटली उसको वो सीट छोड़नी पड़ेगी, पुरानी वाली, ठीक है, पुरानी वाली छूट जाती है अपने आप ही। अगर कोई भी इंसान एक पद पर रहते हुए दूसरे पद को बिलोंग करता है, दूसरी सीट पर जाता है, तो वो पहली वाली सीट अपने आप ही क्या होगी, छूट जाएगी उसकी। जा भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं जाते हैं, मतलब जाते भी हैं, तो अगर वो जाएंगे भी तो उस केस में उसको पहली वाली सीट से अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, ठीक है, होता भी है वैसे, लेकिन करना अच्छी बात नहीं है, किसी का मन सपना है तो अलग बात है, लेकिन वैसे जरूरत नहीं होती है। अगर कोई जाना चाहता है तो उसको पहली वाली सीट से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, जो भी, अगर वो एमएलए है तो छोड़ना पड़ेगा, और नॉर्मल कुछ और भी है तो भी उसे वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी अगली वाली लेने के लिए। बड़ा भारी नहीं है अर्कदीप, आसान है चीज़ें, बस पहली बार सुन रहे हो आप, कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखो तो काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको, और आसान भी लगेंगी चीज़ें। हाँ जी, और कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट से पार्लियामेंट्री सिस्टम में, क्योंकि हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे, फिर अभी डाउट ये ले लेते हैं, और कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो, कुछ भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड। कोई बात नहीं, साइंस वाला दिमाग यूज करो, पॉलिटिक्स पढ़ने के अंदर काम आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं भी साइंस लेके पढ़ा हूँ, ठीक है, मैं भी बीटेक ही हूँ, चिंता मत करो, पढ़ने से होता है, पढ़ने से कुछ आ जाएगा, कोई ऐसा नहीं कि जो नहीं आएगा, बस आप पढ़ो। और बताएं, और कोई डाउट है तो पूछिए,
और मोस्टली लोग, ध्यान बता दूं मैं आप लोगों को, मोस्टली लोग बीटेक वाले ही हैं जो आजकल फैकल्टी बन के घूम रहे हैं यहाँ पे, है ना मुखर्जी नगर वगैरह के अंदर। तो आप घबराओ मत उस चीज़ से, बड़े फैकल्टी वही बनते हैं जो इंजीनियर होते हैं। ठीक है, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, सब जगह मोस्टली लोग बीटेक वगैरह वाले लोग तो अभी यूपीएससी में बहुत ज़्यादा निकालने लग गए थे, डॉक्टर और इंजीनियर्स। तो अभी यूपीएससी को थोड़ा हार्ड होना पड़ रहा है, यार सब लोग यही निकल रहे हैं। तो उसके मत सोचो आपकी आपके इस बैकग्राउंड से, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आप बस पढ़ोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। और कोई डाउट किसी का? ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं आज। कल स्टार्ट करेंगे हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम से। और जिनको कंफ्यूजन हो रहा है लोकसभा राज्यसभा वगैरह जैसी चीज़ों में, तो